हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, बचे हुए जो फिजिक्स के टॉपिक थे उनको भी आज हम देख लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा जो अधिक ऊष्मा होती है दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए। नेक्स्ट, 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी लगती है? तो 720 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान में जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो होता है 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम कितना होगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। पैमाने पर तापमान जो है वो 200 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये होगा 104 फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? वो होगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हो तो सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5C + 32 हो तो F तथा C का F = 9/5C + 32। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका द्रवांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है, समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो आप आरेख देख सकते हैं। तो आरेख के अकॉर्डिंग Q तथा P की तुलना में जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेज़ी से पहुंचा, आप देख सकते हैं आरेख को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट ताप स्थायी का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु जो सुरक्षित तापमान है वो कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए अगर हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो
वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज के जो अंदर आर्द्रता होती है वो कम होती है, इसलिए जो अतिरिक्त नमी होती है वो अवशोषित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है और जो बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे जो पेय ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। बड़े जो शीतगृह होते हैं उसमें संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स होता है उनका उपयोग करते हैं। तो अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो ए और दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है। जो शीशे की जो छड़ होती है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, चौड़ाई भी इसके साथ ही बढ़ती है। नीचे दिए गए एक धातु के गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। आप चित्रों को देख सकते हैं, चित्र नंबर 1 और 2। ठीक है, तो पत्ती से बने धातु वलय के छिद्रों में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। दो धातुएं हैं, ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो गर्म करने पर ए से अधिक फैलती है, ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेती है ऐसा। ठीक है, मुड़ जाती है ऐसा, इस तरह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का जो टुकड़ा होता है कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो तांबे का घनत्व जो होता है कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे ए और दोनों सही है, इसकी स्पष्टीकरण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो जो लोहे का गुटका है ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन नहीं है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर ये दोनों ही आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान को। ठीक है, डेजर्ट जो कूलर है द्वारा शीतलन आधारित है, तो वाष्पन शीतलन पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को हम ठंडा कर सकते हैं। गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे जब आप कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान वाले स्थान पर कपड़ों को फैलाएंगे। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वह और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, तो ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो ये यार दोनों सत्य है, किंतु इसकी जो व्याख्या है वो असत्य है। ठीक है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, तो रजत परत की परत लगाई जाती है। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें संचालन, संवहन, विकिरण तथा ऊष्मा की कोई भी हानि या प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वो देर तक गर्म या ठंडा रहता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, परावर्तित कर लेते हैं। इसलिए जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो यहाँ पे ए भ्रामक है, किंतु आर सत्य है, क्योंकि हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, न कि जाड़ों में। ठीक है, तो हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जा सकती है, और जो हल्के रंग का
ऊष्मा जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित रखने के लिए पसीने का उपयोग किया जाता है। मतलब पसीना जो होता है वो निकलता है तो हमारा जो शरीर का ताप है वो नियंत्रित रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा जो पसीना है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, तो तापांतर समान होने के कारण दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुँचे। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्कता दशा संदर्भित करता है निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता जाता है। तो ए सही किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रक्त होता है वो वायुमंडल के दबाव में बहुत अधिक दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दबाव पर पानी जो होता है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ जो दाब है क्वथनांक को बढ़ा देता है। कथन है, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो जो एबोनाइट होता है वो मजबूत होता है। तो ए आर दोनों से इसकी व्याख्या गलत है। प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप निर्भर करता है किस पर? ऊपर के जो छेद होता है उसके छेदफल उस पर रखे हुए वजन पर। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं वह मुख्यतः निर्भर करता है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, 2 ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। केवल 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है तब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो जल का जो आयतन है वो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, तो बर्फ की जो संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की जो वाष्पन गुप्त ऊष्मा होती है वो बराबर होती है। एंड थर्ड नंबर पॉइंट है, वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित जो कुंडली होती है उस पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन ये सही है, बाकी के सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें जो होती हैं अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से थोड़ी छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, जो पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा होती है उसको बादल परावर्तित कर देती है, इसलिए बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों में अधिक गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल जो होता है वो पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित जो फल होते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की वहाँ पे दर जो होती है वो घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ जो पॉलीथीन का गुब्बारा होता है वो पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारा का जो आम माप है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे जो होते हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है और कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ना कि ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाए। कितना? 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक, नॉट माइनस, ओनली 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तरंग गति। चलिए इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं। तरंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण और गामा किरणों में से अनुदैर्घ्य तरंगों का जो उदाहरण है वो है ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्घ्य। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है परावर्तित होती है आयन मंडल से। बेतार के तार का जो संपर्क होता है पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आयनोस्फीयर द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से वह तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण हैं। किया जाता है रेडियो तरंगों में। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻7 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण, एक्स किरण और परावैगनिक किरण या पराध्वनिकीय तरंग में से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो पराध्वनिकी जो तरंगे होती है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट तथा माइक्रोवेव में से दूर संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगावाट हर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज के 300 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। नंबर 3, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित करती हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और सभी सही हैं, तीनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है कितना? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। आंतों के रोगों के निदान से उपयोग किसका किया जाता है? तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है किसका? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है CT स्कैन करने में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि। माध्यमों क्रमशः 1 जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में से ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद होगा जल, उसके बाद होगा इस्पात।
ठीक है, तो 3, 1, 2 यहाँ पे सही होगा। वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का जो वेग है वो अधिकतम किस पर होता है, तो धातु कण में। निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, तो इस्पात में होगा। द्रव, ठोस तथा गैस एवं में ध्वनि तरंगों का जो सबसे तीव्र प्रगमन होता है वो ठोस में होता है। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो VA ग्रेटर देन VW ग्रेटर देन VS आंसर हो जाएगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा, यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। नंबर 2, नंबर 3, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। नंबर 4, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो यहाँ पे चारों कथन एकदम सही हैं। आंसर जो है चारों कथन यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। पराश्रव वे दुनिया है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, उन्हें हम कहते हैं पराश्रव ध्वनियाँ। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी में पराश्रव ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, तो वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हें निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में, ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पे सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा एकदम सही होंगे, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है किसको, ओजोन परत को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किमी ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के साथ ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे पहला वाक्य गलत है जबकि दूसरा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो आयाम से। ध्वनि की प्रबलता को हम आयाम से मापते हैं।
डेसिबल किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए, ठीक है, उसका हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है कितनी? लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। 100 डेसिबल का रव यानी कि नॉइस का जो प्रबलता स्तर है वो संगत होता है यंत्र कारखानों के शोर में, जब कारखानों में 100 डेसिबल का शोर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? तो 45 डेसिबल होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो 85 डेसिबल होती है मनुष्यों की शोर सीमा। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए? तो ये है 60 डेसिबल, ठीक है, 60 डेसिबल होता है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ध्वनि का जो वेग है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। कारण है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन है, किसी भी माध्यम से जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं तो वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन नंबर 3 है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। इसमें से सही कथन बताना है। तो यहाँ पे केवल एक कथन ही सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का जो भेद होता है किया जाता है केवल ध्वनि गुणता में अंतर के कारण। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है प्रगामी एवं अनुप्रस्थ में। कथन है, ए अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है और कारण आर दीवारों, छत एवं धरातल में अपवर्तित ध्वनि परावर्तन हो सकती है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप में प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है। स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य सही होगा? तो यहाँ पे ना ही ए यहाँ पे गलत है।
अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी जब दोनों समानांतर क्रम से जुड़े हों। 220 वोल्टेज जनरेटर में से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 A है, बल्ब की शक्ति होती है तब होगी 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 0.403 किलो ओम है, तो यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा, तो 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक आधारित जो युक्ति है वो डायनेमो तथा विद्युत मोटर पर आधारित है। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा को जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है वो होती है विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। ठीक है, बैटरी कहलाता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इसलिए वो जल जाते हैं। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद्युत अपघटय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इलेक्ट्रोड, सीमा और ताम्र होते हैं। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर है, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे पहला और चौथा एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम टंगस्टन का यूज करते हैं। निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर तथा कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि नंबर 1 फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। नंबर 2 बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी पर तक भेज देते हैं। तो AR दोनों सही हैं और इसकी स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है किसके लिए, सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो चांदी ही है। ठीक है, चांदी। मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। फ्यूज के विषय में सही कथन क्या होगा, तो इसका जो गलनांक है वो निम्न होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक।
घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाला जो फ्यूज तार है जिस धातु की बनी होती है वो उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। कथन, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन करता है। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत होगा। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर क्रम से संबंधित होते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि काले रंग जो होते हैं वो उदासीन तार होते हैं इसलिए। नेक्स्ट है मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है। तो 10 की पावर 4 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में होती है आयरन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, जो आर्गन है उसके साथ मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL का पूर्ण नाम क्या होता है? तो कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कारण तथा कथन दोनों सत्य हैं, इनका स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श सर्जित करने के लिए किया जाता है। तो द्रव क्रिस्टल प्रदर्श की जो तुलना है उसमें OLED प्रदर्श किस प्रकार का लाभकारी है? नंबर 1 प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। नंबर 2 OLED के प्रयोग से वस्तु में अंतः स्थापित उपरिवलयनीय प्रदर्श बनाए जा सकते हैं और OLED के प्रयोग में पारदर्शी प्रदर्श संभव है। इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों कथन सही होंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वैद्युत संदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED की बत्तियों से भिन्न होती है। कैसे? देखिए, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री से उत्पन्न करती हैं किंतु LED की बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। सड़क की बत्तियों के रूप में LED की बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि कम होती है। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती है। इसलिए एक फ्लोरेसेंट ट्यूब का अधिमान दिया जा सकता है क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में निर्भर करती है। इसलिए श्वेत प्रकाश की नली में पैदा होती मरकरी अणुओं को दोलित करके विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन तथा आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन तथा आर्गन होती है विद्युत बल्ब के अंदर। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है। चोक कुंडली जो होती है लाइन वोल्टता बढ़ाती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो CFL की औसत जीवन जो होती है अवधि वो LED लैंप में बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। इसलिए 1 और 3 दोनों सही हैं। एक तार में बढ़ती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्यय को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 तारों की लंबाई या व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं
अगर पतले तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं तो यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा n 2/3 वोल्ट V। कथन है, परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। तो परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं तो यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा n 2 ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक में विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत में से यांत्रिक, डीजल इंजन प्रकाश में विद्युत, सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक। तो उपरोक्त में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही होगा, पहला और दूसरा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त नहीं है तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए जो युक्ति है वह है रेक्टिफायर। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना के किलोवाट घंटे में करती हैं तो भारत में विद्युत प्रणाली जो होती है वो 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक केतली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है तो भूक्रोड के अंदर की चक्र धाराएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वह तार जिस पर अतिचालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो। तो सामान्य तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप है लगभग 228 केल्विन या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्ष 2020 में निर्मित, ठीक है। वह आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है जिसे सिरेमिक ऑक्साइड कहते हैं। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री के केल्विन ताप पर होती है 0। एक अर्धचालक में प्रयुक्त विद्युत चालन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में हो रहे हैं। तो इस कण की खोज का एक महत्व है, यह हमें यह समझाने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहती क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध को हो जाता है संपूर्ण यानी अनंत। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट तथा चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। आर्सेनिक, जर्मेनियम और ऑस्मियम तथा रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित यानी बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली।
इसलिए पेड़ में आग भी लग सकती है। अर्धचालक हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक हैं। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है, तो वह तत्व है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी तथा सीसा में से वह तत्व जो अर्धचालक है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है। यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।